नमस्कार दोस्तों। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पांचवा और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाओं की। जैसा कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में जाना था कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो 5 तरह की होती हैं। अगर आपको याद हो तो उसमें जो पांचवी अभिक्रिया थी वो थी अपचयन एवं उपचयन। दरअसल रेडॉक्स अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अपचयन और उपचयन एक ही समय पर होता है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं जिससे कि बात थोड़ी और अच्छे से समझ आ जाएगी। रेडॉक्स अभिक्रियाएं के दो भाग होते हैं, एक होता है उपचयन और दूसरा होता है अपचयन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें कॉपर मिलता है और उसके साथ साथ हमें वाटर मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम कॉपर की बात करें तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो ये अपचयन हुआ। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये उपचयन हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करें अपचयन की तो अपचयन की अभिक्रिया होगी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना। वहीं उपचयन की बात करें तो उपचयन अभिक्रिया होगी हाइड्रोजन गैस का वाटर में बदलना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं में दोनों अभिक्रिया एक ही समय पे होती है। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे हमें मिलता है जिंक और कॉपर मोनोऑक्साइड। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिंक से ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जिंक का अपचयन हुआ है। वहीं कार्बन की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो हम कहेंगे कि कार्बन का उपचयन हुआ है। दूसरा उदाहरण है जहां पर MnO2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया हुई है। वहां पर जो मैग्नीज है उसमें क्लोरीन जुड़ा है और ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो मैग्नीज का अपचयन हुआ है। वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का ही उपचयन हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कुछ दैनिक जीवन में रेडॉक्स अभिक्रिया की। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो रेडॉक्स होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो आयरन में जंग लगना, या फिर आपने देखा होगा कि जब हम सेब को काट कर कुछ देर के लिए रख देते हैं तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत आ जाती है। ये भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया ही है। हम सांस लेने की बात करें या फिर पौधों का प्रकाश संश्लेषण, ये भी रेडॉक्स के ही उदाहरण हैं। अगर हम रेडॉक्स से जुड़े हुए उद्योगों की बात करें तो दवाइयाँ बनाने के लिए या फिर कई सारे उद्योगों में, यहाँ तक कि धातुकर्मीय क्षेत्रों में और कृषि में भी रेडॉक्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं, पर इनसे कुछ हानियां भी होती हैं। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। जानते हैं उपचयन के कारण दैनिक जीवन में जो प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में। सबसे पहला प्रभाव जो उपचयन के कारण होता है वो है संक्षारण का। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब संक्षारण के बारे में तो आप जानते ही हैं। अब बात कर लेते हैं जंग की। लोहे की वस्तुओं के संक्षारण को जंग कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि संक्षारण तो सभी धातुओं का होता है, तो फिर लोहे के संक्षारण को इतना अलग नाम क्यों दिया गया है? इसका कारण ये है कि जो लोहे का संक्षारण होता है वो बाकी धातुओं के संक्षारण से थोड़ा अलग होता है। लोहे का जब संक्षारण होता है तो उसकी एक पतली परत बन जाती है जो फिर बाद में लोहे से अलग हो जाती है। इससे होता क्या है कि नए लोहे की जो सतह होती है वो वापस ऊपर आ जाती है और इससे उसका फिर से संक्षारण हो जाता है, और इस कारण धीरे धीरे लोहा खत्म होने लग जाता है। दरअसल इससे बहुत परेशानियां होती हैं। संक्षारण के कारण
कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग और जहाज तथा विशेषकर लोहे से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, उनकी क्षति होती है। लोहे का इस्तेमाल कई जगहों पे किया जाता है, ये तो हम जानते ही हैं। लोहे का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता है और हमारी जो मशीनें होती हैं वो भी लोहे से बनती हैं। अब जो जंग लगता है उनके कारण हमें हर साल इन लोहे को बदलना पड़ता है और क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए बहुत सारा पैसा हर वर्ष खर्च होता है। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर हम इन्हें जंग से बचा किस तरीके से सकते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिनमें से पहला है सतहों पे पाउडर की कोटिंग। अब इससे क्या होता है कि जो लोहे की सतह है वो वातावरण से अलग हो जाती है, क्योंकि बीच में पाउडर की एक कोटिंग आ जाती है और इससे क्या होता है कि जंग नहीं लगता। दूसरा तरीका है धातु की सतहों पर तेल लगाना। इससे भी यही होता है, जो धातु है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आता और संक्षारण नहीं हो पाता। तीसरा तरीका है गैल्वेनीकरण का। लोहे या स्टील की वस्तुओं पर जस्ता यानी कि जिंक की एक सुरक्षात्मक कोटिंग चढ़ा दी जाती है। इससे भी यही होता है कि जो हमारा लोहा या स्टील है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आता और उसमें जंग नहीं लगती। अब दूसरा प्रभाव जो उपचयन के कारण होता है वो है विकृत गंधिता। भोजन का खराब होना या फिर उसका उपभोग के लिए अनुपयुक्त और अवांछनीय हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, खाना कुछ समय बाद खराब हो जाता है, इसी को विकृत गंधिता कहा जाता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इसी के साथ साथ उपचयन के कारण जो भोजन के पोषक तत्व हैं उनमें भी कमी आ जाती है। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भोजन को उपचयन से किस तरीके से बचाया जा सकता है। इसके कुछ तरीके हमें मालूम हैं, जैसा कि सबसे पहला है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को उपचयन होने से रोकता है। दूसरा तरीका है वायुरोधक बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखना। वायुरोधक होने के कारण जो ये वस्तुएं होती हैं वो खाद्य सामग्री को वातावरण से दूर रखती हैं। अब जब जो खाद्य सामग्री है वो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता, तो उन खाद्य पदार्थ के जो तैलीय पदार्थ होते हैं उनका उपचयन नहीं हो पाता। हम ये जानते हैं कि उपचयन ऑक्सीजन के कारण होता है, तो अगर हम ऑक्सीजन को ही हटा दें तो भी खाद्य सामग्री को उपचयन से बचाया जा सकता है, जैसा कि चिप्स के पैकेट में किया जाता है। हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को हटाकर वहां पर सिर्फ नाइट्रोजन रख देते हैं। जो खाद्य सामग्री है वो नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती और खराब नहीं होती। तो ये अध्याय यहीं पर खत्म होता है। हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या जाना। हमने इस वीडियो में रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में जाना और ये जाना कि वो हमारे दैनिक जीवन को किस तरह प्रभावित करती हैं। धन्यवाद।